हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे हम इसमें, सेक्सुअल, असेक्सुअल, प्लांट्स में भी, और मल्टी सेलुलर में, और यूनिसेलुलर में, सब में। तो आज के इस वीडियो में हम इसके 3 टॉपिक पढ़ेंगे। जो यूनिसेलुलर में वो होता है, एक तो होता है फिशन, बडिंग, और एक होता है रीजनरेशन। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि टू डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आप देखिए कि जीने के लिए जो लाइफ प्रोसेसेस हमको ज़रूरी होती है, फिर ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी होती है, वो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस का करना है लोग इनको, ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इनको रिप्रोड्यूस इसलिए करना होता है ताकि ये अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, जो ये सब चीज़ थी, ये क्या थी? ये थी आपके लिए जीने के लिए। पर आपकी जो प्रजाति है, जो आपकी स्पीशीज है, उसको जीने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है हर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हमने है ना क्लास 9 में पढ़ा हुआ था कि है ना जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर इनहेरिटेंस डालने के लिए ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इस जनरेशन से अगली जनरेशन में इनहेरिटेंस, यानी कि पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, या उनकी जो कुछ आदतें होती हैं, या अलग कुछ उनके अंदर से जो अलग ही कोई हॉबी या फिर कुछ होती है, या फिर कुछ बीमारियां भी डीएनए के थ्रू क्या हो जाती है, इनहेरिटेंस के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाती है। ठीक है, और इसको रिप्रोड्यूस भी ये डीएनए की मदद से ही होते हैं। कोई भी अगर आपका ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सेल क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, अपनी डीएनए की कॉपी बनाने के लिए। इनको डीएनए की कॉपी क्यों बनानी होती है? ताकि वो अपनी अगली जनरेशन में उसको ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो क्या होता है? दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। क्या होता है? एक ही सेल में 2 प्रकार के जो रिप्रोड्यूसिंग डीएनए है, दो कॉपीज है, वो बन जाती है, और ना ही वो एक दूसरे से अलग होती है। पर होता क्या है कि देखिए, अगर 2 कॉपीज हैं डीएनए की, तो एक अपने अंदर रखना सेल के, और एक दूसरे बाहर फेंक देना दूसरे डीएनए को, ताकि वो एक और ना ऑर्गेनिज्म बना सकें। तो ये है ना बिल्कुल भी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो डीएनए है उसके पास खुद का कोई वो नहीं है। जो रीऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस होते हैं या फिर रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं, वो नहीं है। सेल के पास पूरा अपना एक रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको भी मालूम है। तो वो सब सिर्फ एक अकेले डीएनए के पास नहीं हो सकता। तो क्या होता है, पूरे के पूरे मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए पूरा एक जो वो होता है, फंक्शन होता है, वो चाहिए होता है हर ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। देखिए वेरिएशन क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। पहले वेरिएशन होती क्या है? वेरिएशन क्या होती है कि जैसे कि अब एक जनरेशन है। ठीक है, अब वहाँ से डीएनए जो है वो दूसरी जनरेशन में जाएगा, तो क्या हो जाता है, डीएनए में थोड़ी सी है ना चेंजेस जरूर होएगी। ठीक है, थोड़ी ना थोड़ी चेंजेस है ना हो जाती है, चाहे वो माइन्यूट हो चाहे वो ज़्यादा हो, मतलब चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर चेंजेस होना लाजमी होता है डीएनए के अंदर। अब अगर इस जनरेशन से उस जनरेशन में, फिर अगली जनरेशन में, आप देखिए पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जो वेरिएशन है वो होता रहेगा, तो डीएनए में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं वेरिएशन, यानी कि एक डीएनए का अगले जनरेशन में, डीएनए तो पूरा सेम है, बस थोड़ा सा वेरिएशन आ जाना, उसको कहते हैं डीएनए वेरिएशन। ठीक है, अब ये जरूरी काय को है? अब हम जानेंगे कि ये जरूरी क्यों है। अब आप देखिए, जब हमारी धरती बनी थी तब से लेकर हम इंसान धरती पे नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे कैसे आए हैं? हमारे जो पूर्वज होंगे, वो हमारे मतलब जो साइंटिस्ट लोगों ने पता किया है कि मंकीज जो है हमारे वो पूर्वज हैं, तो उनमें वेरिएशन हुए हैं, तब जाके हम यहाँ इंसानों में बैठे हैं। मंकीज से पहले भी कोई ना कोई ऐसा जीव होगा जिससे वेरिएशन होते होते हम यहाँ इंसानी रूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये वेरिएशन ही ज़रूरी है एक तो रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ताकि पॉपुलेशन सही रहे। रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, और वेरिएशन के द्वारा ही जो आज हम इंसानी रूप में बैठे हुए हैं वो हो पाया है। ठीक है, अब जैसे कि है ना पानी में रहने वाली
बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, पानी का कुछ तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होता है वो ना अडोप्ट करने लग जाती है कुछ तो, और कुछ अडेप्ट यानी कि वहाँ के एनवायरनमेंट में जीना, वहाँ की गर्मी में जीना, या फिर ठंडा हो जाना पानी बहुत ज़्यादा ही, बर्फ़ जम जाती है, तो उस दोनों में कुछ जी पाती हैं, कुछ जी नहीं पाती हैं। और वो ऐसा क्यों होता है? वेरिएशन के द्वारा, ठीक है। दोनों है बैक्टीरिया, पर जब उनके पूर्वज अलग हुए होंगे, जब उनके पूर्वजों में डीएनए अलग हुआ होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, वेरिएशन आए होंगे। तो कुछ जो है वो पानी में अगर ज़्यादा गर्म है तो वहाँ मर जाती हैं, और कुछ जी जाती हैं, और कुछ जो ऐसे जो पानी ठंडा हो जाए तो उसमें मर जाएंगी, और कुछ जी जाएंगी, ठीक है। इसीलिए वेरिएशन जरूरी होती है। वेरिएशन इज हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ जीने के लिए जो वेरिएशन है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब है ना, हमारे पास आएंगे कि जो मोड्स है रिप्रोडक्शन के, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक ही पेरेंट की ज़रूरत है, पहली बात तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, यानी कि एसेक्सुअल होगा और एक्सेक्सुअल है, और सिंगल पेरेंट की ज़रूरत है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इसमें, ठीक है। तो अब हम जानेंगे, पहला जो है वो है फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। दो टर्म होती है, एक होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन, ठीक है। तो ये फिशन है, ठीक है, इसका मतलब होता है टूटना, मतलब टूटना, ठीक है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल होता है, सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। बाइनरी फिशन और होता है मल्टीपल फिशन। फिशन के भी पहले दो पार्ट हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, ठीक है। अब बाइनरी में क्या होता है, जो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपको इसमें एग्जांपल में दे रखा है अमीबा, बाइनरी फिशन इन अमीबा, यानी कि एक अमीबा था, पहले अंदर थोड़ा सा चेंजेस होने लग गए, फिर जो न्यूक्लियस है वो टूटने लगा, फिर न्यूक्लियस टूट के दो हो गया, और फिर पूरा का पूरा जो सेल थी वो दो हो गई, दो डॉटर सेल्स में चेंज हो गई है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन मैनी प्लेन, ठीक है, बहुत जगह पे होता है। और मतलब अमीबा क्या करता है, फिशन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करता है, एक का दो हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल फिशन करते हैं, यानी कि एक के चार पाँच छः हो जाते हैं। आपके बाइनरी फिशन का, यानी कि जो एक करता है उसका एक और आपको इसमें एग्जांपल दे रखा है, लेशमानिया। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे अमीबा था, ये कहीं से भी टूट जाए, ठीक है, इसको बस दो न्यूक्लियस चाहिए, और फिर वो कहीं से भी टूट सकता है अपना अपना न्यूक्लियस लेके, ठीक है। पर इसमें क्या है, इसमें आपको आप देखेंगे तो इसमें ये निकल रहा है, एक मतलब एक डेंड्राइट से निकल रहा है, ठीक है। ये लेशमानिया है, इसको काला आजार बोलते हैं। एक और ये इसमें से ये एक पार्ट निकल रहा है इसका। अगर अलग होना होता है, इसको दो होना होता है, तो क्या करता है, एक तरफ से और पार्ट उगाना पड़ता है उसको पहले, फिर क्या करता है, दो न्यूक्लियस बनाता है, फिर क्या करता है, बराबर टूट जाता है बीच में से, ठीक है। तो ये बराबर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से भी तो टूटना पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि जो फ्यूजन होता है वो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ही काम आता है, ठीक है, डबल सेल ऑर्गेनिजम्स में ये काम नहीं आएगा, ठीक। अब हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, यहाँ पे है ना मल्टीपल फिशन का प्लाज्मोडियम एक दे रखा है एग्जांपल। देखिए ये प्लाज्मोडियम है, पूरा एक था इतना बड़ा, उनमें देखो छोटे 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 इसमें सब कुछ टूट गए, यानी एक का बहुत सारा हो गया, इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं, ठीक है। अब आता है फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे फिशन में क्या था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, पर फ्रेगमेंटेशन में क्या है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल्स क्या है, एक से दो है, मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि सेल्स एक से ज़्यादा है, ठीक है। पर इनकी क्या होती है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सिंपल होता है, ठीक है, जैसे कि स्पायरो वगैरह होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्पायरो वगैरह की फोटो, आपकी बुक में दे दी रखी है। जो स्पायरो वगैरह होता है ना, उसमें क्या होता है, जो
स्पैरो का आता है वो ना मैच्योर होने के बाद 2 हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। वो 2 हिस्सों में टूट जाता है तो क्या होता है, जो बाकी के हिस्से होते हैं, जो टूटे हुए हिस्से होते हैं, वो वापस एक बड़ा बड़ा स्पैरो वगैरह बना लेता है, ठीक है। आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, पर ऐसा ना हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। स्पैरो वगैरह में इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास ज़्यादा है ना कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइनिंग नहीं है, सिंपल बॉडी डिजाइनिंग है, ठीक है। पर ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर किसी में नहीं होता। अब चाहे हमको ह्यूमन बॉडीज़ को ले लीजिए, देखिए पहले सेल्स, उसके बाद टिश्यूज़, फिर ऑर्गन्स। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि हमारा अगर आधा कर दोगे तो हम ऊपर बढ़ जाएंगे या नीचे बढ़ जाएंगे विद डेफिनेट। तो ऐसा है ना हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए हमारा जो दिल है वो लेफ्ट की तरफ है बस, अगर हम बीच में से काटते हैं, ठीक है, तो जो दिल है वो एक तरफ ही रह जाएगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे काटते हैं, मतलब पैरों से अलग और ऊपर का हिस्सा अलग, तो जो दिमाग और दिल है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और नीचे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को छोड़कर, ठीक। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता। पर कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। बॉडी डिजाइनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, सिंपल होती है, इसलिए फ्रेगमेंटेशन वहाँ काम आ जाता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो अब रिजनरेशन आता है, ठीक है। तो मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, ठीक है। बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक और खासियत है कि वो क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट से दूसरे अपने एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकते हैं। कैसे, जैसे प्लानेरिया होता है, ठीक है। आपको मैं ना फोटो देखिए प्लानेरिया, इसमें क्या होता है कि जैसे एक प्लानेरिया है, उसको यार 3 टुकड़े हो गए, तो क्या होगा, बाकी का ये खुद जोड़ के, मतलब बाकी का खुद ग्रो करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसके 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको बस अपने सारे पार्ट्स वापस ग्रो करने हैं अपने, ठीक है। ये किस लिए होता है, ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती है, ठीक है। दिस सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। क्या होती है, इनमें सेल डिवीजन बहुत तेज होता है, ठीक है। इस कारण से ये वापस अपना पूरा बॉडी पार्ट बना पाती है, हर अपने एक पार्ट से जो कट गया था, ठीक है। ये प्लोनेरिया होता है और इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। क्या है रीजनरेशन, क्या है, वो हर चीज़ के लिए सेम नहीं है, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड। तो इसलिए ना ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स इस पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी जो बॉडी कॉम्प्लेक्स है वो डिफिकल्ट है, पर ऐसा है कि है ना इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि रीजनरेशन से ठीक ना हो पाए। तो अब हमारा जो इस वीडियो का आखिरी पार्ट है उसका नाम है बडिंग। बाकी के 2 पार्ट हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बडिंग का मतलब क्या है कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल हाइड्रा का दे रखा है। एक हाइड्रा था, फिर उसमें से थोड़ा सा बड निकलना चालू हुआ, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, पूरा का पूरा एक नया इंडिविजुअल बन गया। फिर क्या होता है, ये टूट जाता है और अलग चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है बडिंग हाइड्रा में। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। These buds develop into tiny individuals and when fully mature, जब पूरा मैच्योर हो जाता है, क्या होता है, एक बड निकलती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, फिर ना पूरा का पूरा जब मैच्योर हो जाता है तो डीअटैच हो जाती है किससे, पेरेंट बॉडी से, और खुद एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाती है, यानी खुद की एक अस्तित्व की पहचान उसकी हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।